हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 जनवरी का करंट अफेयर। और इस सेक्शन में हम क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन के लिहाज से जो महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं चीज़ों को हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें जो आपका पहला न्यूज है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन। ये मोसी साइन किया है किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ जापान के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ है। मतलब सहयोग को लेकर के एक समझौता हुआ है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिसके तहत पार्टनरशिप फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सिस्टम पर्टेनिंग टू द स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपको कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप जापान में जाकर के अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। मतलब कि हु हैज क्वालिफाइड द रिक्वायर्ड स्किल ऑफ द जापानीज लैंग्वेज टेस्ट टू द वर्क इन द 14 स्पेसिफिक सेक्टर इन द जापान। जापान में 14 अलग अलग सेक्टर्स में अगर कोई भी आदमी या कोई भी वर्कर स्पेसिफिक रिक्वायर्ड स्किल को वहां पे क्वालिफाई कर लेता है तो वहां जापान में जाकर के 14 अलग अलग सेक्टर में काम कर सकता है और उसको वहां पे स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के सिस्टम के तौर पे उसको ऑपरेशन किया जाएगा। नेक्स्ट आपका न्यूज है द न्यू डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बीआरओ के नए डायरेक्टर जनरल हैं, मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो बीआरओ के नए डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, ठीक है। तो ब्रीफली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अबाउट द छतरगल या छतरगला टनल। अभी आपका एक नया टनल पास हुआ है जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पाया जाएगा, मतलब उसको बनाया जा रहा है। और उसके लिए आपका जानते हो कि जो भी बॉर्डर के एरिया में जो भी रोड का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं करता बल्कि बीआरओ करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब बीआरओ का जो अधिकारी होता है, उसका जो चीफ होता है वो कोई ना कोई सेना का ही आदमी होता है। तो अभी क्या हुआ है कि डायरेक्टर जनरल जो आपका बीआरओ के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो टनल प्लान है जिसको छत्तरगला टनल प्लान के नाम से यहाँ पे जाना जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही पाया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है। तो इसके बारे में कुछ और चीजें बता देते हैं कि आखिर ये क्यों आपका स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आप जानते हो कि जम्मू और कश्मीर में जो कनेक्टिविटी है उसका आपका बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, तो जितने ज्यादा कंस्ट्रक्शन होंगे उतना अच्छा होगा। सो रिड्यूसिंग द ट्रैवल टाइम फॉर द दोहा एंड द लखनपुर ऑन द पंजाब बॉर्डर टू जस्ट अराउंड द 4 आवर्स। कहने का मतलब है कि दोहा जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत दोदा जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है और आपका लखनपुर जो कि पंजाब बॉर्डर पे है, इन दोनों के बीच का जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है आपका, अगर ये टनल बन जाता है तो उससे क्या होगा, मात्र 4 घंटे का हो जाएगा। यहाँ पे 4 आवर्स आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका इसमें ये है कि इट इज गोइंग टू बी द 6.8 किलोमीटर लॉन्ग टनल। ये 6.8 किलोमीटर लंबा टनल होगा। द टनल इज लाइकली टू टेक अबाउट द 4 years टू कंप्लीशन। और ये आपका टनल 4 साल में बन करके तैयार हो जाएगा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क स्टार्ट्स एंड इट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अराउंड द ₹3,000 crore। और ये इसमें 3,000 करोड़ रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगेगा, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। अगला है कि यहाँ पे उद्योग मंथन नाम करके यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम यहाँ पे रखी है सामने। सो द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज उद्योग मंथन इन एसोसिएशन विद द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल बॉडीज। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसकी जो मिनिस्ट्री है उससे संबंधित, कॉमर्स और इंडस्ट्री से संबंधित एक जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उद्योग मंथन नाम करके एक कार्यक्रम चलाया है जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ में, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल और इंडस्ट्री बॉडीज के बीच में है। मतलब इसमें क्या होगा कि अलग अलग इंडस्ट्री के लोग आकर के मंथन करेंगे कि कैसे उद्योग जगत में और आंतरिक उद्योग को और ज्यादा संबल प्रदान किया जा सकता है, मतलब किस सेक्टर में हमें काम करने की जरूरत है उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा होगी। So it is being held from the January 4, 2021 to March 2, 2021। मतलब ये आपका जनवरी से लेकर के 2 मार्च के बीच में आपका लगभग अगर माना जाए तो लगभग 2 महीने चलेगा। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें बेसिकली इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर प्रोडक्टिविटी किस जगह पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है या फिर वो आपका ज्यादा इसके लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो इसके अंतर्गत जो ये एक वेबिनार होगा, जो मैं उद्योग मंथन की बात कर रहा हूँ, ये आपका एक वेबिनार होगा, मतलब ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। इस ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत 45 सेशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे एंड कवर वेरियस मेजर सेक्टर्स इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के कई सेक्टर्स पर चर्चा होगी। उद्योग मंथन विल आइडेंटिफाई द चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी ड्रॉन अपॉन द सॉल्यूशन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस।
और इसमें क्या किया जाएगा कि उद्योग मंथन के अंतर्गत जो जो अभी अपॉर्चुनिटी हैं जिन सेक्टर में आपका उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, और जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आपका वेरियस इंडस्ट्रीज, उसके बारे में डिस्कशन होगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक सोल्यूशन तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, जिससे एक बेस्ट प्रैक्टिस जो हो सकती है, मतलब सबसे अच्छा रास्ता जो हो सकता है, उसके द्वारा वहां पे सोल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड द वन ऑफ द 7 लैब्स ऑफ द वर्ल्ड कॉल्ड द सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब ऑफ द कोलिशन फॉर द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, CEPI, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन। ये आपका दुनिया में 7 अलग अलग जगहों पे लैब है और इंडिया में भी एक लैब बनने जा रहा है। किसके द्वारा ये आपका इनॉग्रेट किया गया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसको स्टैब्लिश कहाँ किया जा रहा है? फरीदाबाद में। और इसको ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI फरीदाबाद में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। अब इसके बारे में थोड़ा सा THSTI के बारे में थोड़ा सा जानकारी और हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, कैसे ये काम करेगा वो भी तो जानना जरूरी है। तो THSTI इज एन द इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका THSTI जो है एक संस्थान है जो कि जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के काम होता है, उसकी स्टडी होती है, उस पर रिसर्च होता है। दिस इज द ओनली लेबोरेटरी ऑफ द सच काइंड ऑफ द इंडिया। ये इंडिया में अपने तरीके का केवल एक लेबोरेटरी है एंड इज ऑल्सो द एक्रीडिएटेड बाय द नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड। आप जानते हो कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, तो उनके लिए आपका एक पहचान स्वरूप जो एक्रीडिशन बोर्ड होता है उससे सर्टिफाइड होना चाहिए या फिर एक्रीडिएटेड होना चाहिए फॉर द टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी NABL, जिससे कि वो आपका टेस्टिंग और कैलिब्रेशन कर पाए, उसको लेबोरेटरी को स्टैब्लिश करने के लिए ये काम किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज आपका है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड द पोजीशन ऑफ लॉ। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक न्यूज है जिसको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आपको। वो है कि सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई द पोजीशन ऑफ लॉ ऑन द इंटरप्ले ऑफ द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। द डिसीजन इन द Saurabh Yadav versus the state of Uttar Pradesh dealt with the issues of arising from the way different classes of the reservation were to be applied in the selection process to be filled post of the constable in the state। अभी हाल ही में क्या है कि आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी निकली थी जो कि कांस्टेबल की थी, पुलिस कांस्टेबल की थी, और उसमें एक लड़के ने जिसका नाम है सौरभ यादव, उस कैंडिडेट ने दायर किया याचिका, मतलब उसमें कोर्ट में ले जाकर के उसमें इस बात पर मुद्दा उठाया कि रिजर्वेशन जो है वो वर्टिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से काम चलेगा। क्योंकि अभी हाल ही में बहुत से प्रदेश क्या कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे जोर दे रहे हैं। इसको किसी और दिन में हम बता देंगे कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन में पूरा डिटेल में, लेकिन आप इतना जान लीजिए वर्टिकल रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 सीट है किसी भी जगह पे, उस 100 सीट में से 50 मान लीजिए अनरिजर्व्ड है, उस 50 के अलावा जो आपका 50 होता है, तो क्या उसमें ऐसे ओबीसी कैंडिडेट को चुना जाएगा जो कि मेरिट लिस्ट में जनरल में टॉप कर रहे हैं? अगर वो आपका अनरिजर्व्ड में अगर कैटेगरी में टॉप कर रहे हैं तो उनको अनरिजर्व्ड में रखा जाए, उसी को वर्टिकल कहते हैं। अब पता चला कि अगर हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि पहले ओबीसी जो हाई लेवल पे मेरिट है उनको यहाँ पे चुना जाएगा, उसके बाद आपका लोअर लिमिट वालों को वहां पे सबको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाएगा। ये थोड़ा सा स्कीम थी जिसको वजह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सो रिजर्वेशन फॉर अब मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है कि आपको जो रिजर्वेशन देना है, ओबीसी हो चाहे SC ST हो चाहे वो आपका बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, उन सभी के लिए जो आपका रिजर्वेशन देना है वो आपका वर्टिकल रिजर्वेशन ही देना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या होता है, पता चला ओबीसी की जितनी सीट है तो क्या जो महिलाएं हैं, क्या उसमें भी ओबीसी के अंतर्गत भी महिलाएं सुरक्षित होंगी, क्या SC ST के अंतर्गत भी महिलाएं सुरक्षित होंगी? ये थोड़ा सा स्कीम यहाँ पे आपको समझना था। नेक्स्ट आपका है कि जियो फिजिकल सर्वे नेम द मैग्नेटो टेल्यूरिक, जिसको MT के नाम से जानते हैं, इज बीइंग कंडक्टेड ओवर द दिल्ली रीजन। दिल्ली रीजन में अभी हाल ही में जियो फिजिकल सर्वे किया जा रहा है जिसका नाम है मैग्नेटो टेल्यूरिक। इसमें क्या कर रहे हैं कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नेशनल कैपिटल रीजन जो कि जिसको NCR के नाम से जानते हैं, वो दिल्ली में लगभग 4 छोटे छोटे अर्थक्वेक आए हैं अप्रैल से लेकर के अगस्त 2020 के बीच में। तो अभी एक सर्वे किया जा रहा है जिसके अंतर्गत ये पहचाना जाएगा कि ये जो अर्थक्वेक हैं, ठीक है, ये जो आपके अर्थक्वेक आए हैं तो वो आपका किस बेसिस पे आए हैं या फिर उसके लिए क्या नया किया जा सकता है उसके रिसर्च के लिए। ठीक है, तो उसको लेकर के यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगस्त वाला हो चुका है। अब इसमें जो आपका नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क है जिसको NCL के नाम से जानते हैं, मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ऑल दीज इवेंट्स वर लोकेटेड बाय द नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क। ये जो इवेंट आपका अभी घटित हुआ है जिस पर सर्वे चल रहा है वो आपका नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क के द्वारा किया जा रहा है, बीइंग ऑपरेटेड द मेंटेन्ड बाय द नेशनल सिस्मोलॉजिकल सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस।
और जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसके अंतर्गत आने वाला जो सिस्मोलॉजिकल सेंटर है नेशनल, उसने इस तरीके का आपका सर्वे स्टार्ट किया है। सो मैग्नेटोटेल्यूरिक जो है इज अ जियोफिजिकल मेथड विच यूज टू नेचुरल टाइम वेरिएशन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेसेस। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो नेचुरल तौर पे यहाँ पे जो अर्थक्वेक आया है तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस हुए होंगे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे डैमेज हुआ है, ठीक है। उसको लेकर के यहाँ पे जो टेक्निक अपनाई जाती है, जियोफिजिकल टेक्निक अपनाई जाती है, उसको मैग्नेटोटेल्यूरिक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके लिए बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो न्यूज है वो ये है कि ऑन द 7 जनवरी 2021, 7 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक फ्लैग ऑफ किया जाएगा, मतलब स्टार्ट किया जाएगा वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लॉन्ग कंटेनर्स ट्रेन hauled by the electric tractions from the new Ateli to न्यू किशनगढ़। अब यहाँ पे समझिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी 2021 को जो आपका यहाँ पे इनागुरेट करेंगे या फिर इसको शुरुआत करेंगे, तो वो होगा आपका डबल स्टेकर लॉन्ग आपका हॉल होगा, 1.5 किलोमीटर का लंबा कंटेनर ट्रेन होगा। कहने का मतलब कि अभी आपने मालगाड़ी में जो आपका माल ढुलाई होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो बॉक्सेस होते हैं वो आपका एक तल्ले का होता है, लेकिन अब एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, ठीक है, और उस तरीके से ट्रेन चलेगी। तो ये पहला इस टाइप का जो ट्रेन है उसको स्टार्ट किया गया है कि कहाँ किसके किसके बीच में, न्यू अटेली और न्यू किशनगंज के बीच में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी विल डेडिकेटेड टू द नेशनल 306 किलोमीटर न्यू रेवाड़ी न्यू मदार section of the Western Dedicated Freight Corridor WDFC on the 7th January 2021। अभी हाल ही में 29 दिसंबर 2020 को आपने सुना होगा कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो इनाग्रेशन है वो आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, लेकिन अब आप सुन रहे हो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो हाँ, ये सही बात है कि ये दो अलग अलग तरीके के फ्रेट कॉरिडोर आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ दिनों के अंतर पे ही, 7-8 दिनों के अंतर पे ही इनाग्रेट किए जा रहे हैं। और इसमें जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी 7 जनवरी 2021 को इनाग्रेट हो रहा है, उसमें आपका न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ के बीच में आपका एक ऐसा ट्रेन चलाया जाएगा जिसमें कि दो तल्ले के जो आपका बॉक्सेस रहेंगे और 1.5 किलोमीटर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रेन होगा, जो कि एक कंटेनर ट्रेन होगा। मतलब इसमें जो माल ढुलाई होगी आपका वो डबल ट्रैकर ट्रेन में होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसमें है द न्यू रेवाड़ी न्यू मदार sections of the western dedicated freight corridor is situated in the Haryana, approximately 79 kilometers in the Mahendragarh and the Rewari districts, and the Rajasthan approximately 2 to 7 kilometers in the Jaipur, Ajmer, Sikar, Nagaur and the अलवार डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब है कि ये अभी जो आपका वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है तो वो आपका किन किन प्रदेशों से होकर के जाएगा, वो आपका हरियाणा से होकर जाएगा, राजस्थान से हो जाएगा, गुजरात में आपका जाकर के वहां पे शिपिंग होकर के वो आपका इंटरनेशनल लेवल पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। तो जो आपका वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है वो आपका लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा हरियाणा में, और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होंगे, कभी कभी आपसे ये भी एग्जामिनेशन पूछ सकता है। तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट आपका हरियाणा में कवर करेगा। राजस्थान में आपका 227 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें कि जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, सिकार हो गया, नागौर डिस्ट्रिक्ट हो गया और अलवार डिस्ट्रिक्ट होगा, ये कवर करेंगे। इंश्योरिंग द सीमलेस कनेक्टिविटी विद द वेस्टर्न फोर्ट ऑफ द कांडला, पीपावाव एंड द मुंद्रा एंड द दहेज सिचुएटेड इन द गुजरात। गुजरात में पड़ने वाले अलग अलग पोर्ट जैसे कांदला पोर्ट हो गया, पीपावाव पोर्ट हो गया, इसी तरीके से मुंद्रा पोर्ट हो गया और दहेज पोर्ट हो गया, ये सारे सारे गुजरात में आते हैं। इसका मतलब ये गुजरात, राजस्थान और किसको कवर करेगा, लास्ट में हरियाणा को कवर करेगा। तो उसको जोड़ने वाला ये आपका वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है। थोड़ा सा आगे समझते हैं। विद द इनॉग्रेशन ऑफ दिस सेक्शन सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन द वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर एंड द ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर विल बी द अचीव्ड। अगर ये इनॉग्रेशन आज हो जाता है, मतलब होगा ही, तो उसमें क्या होगा कि इस तरीके से वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों आपका हो जाएंगे इनॉग्रेट और उस पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी हाल ही में आपने 29 दिसंबर 2020 को देखा था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को डेडिकेट किया था ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि आपका न्यू भावपुर से लेकर के न्यू खुर्जा सेक्शन, जो कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। अभी इसको शुरुआती तौर पे 351 किलोमीटर लंबा बनाया गया है, लेकिन इसका जो टोटल प्लान है वो आपका 3000 किलोमीटर से भी लंबा है, मतलब वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दोनों मिला करके। तो ये वाला डिस्कशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे न्यूज है वो है कि राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने अनाउंस किया है कि वो आपका कामधेनु गाय विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम कराएगा, मतलब जिससे कि लोगों को अपने संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, जो आपका गाय की जो प्राथमिकता है या फिर गाय का जो पोजीशन है वो आपको पता चल सके। सो द कामधेनु गायु
विज्ञान जो आपका विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम है विल बी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि कंडक्टेड किया जाएगा थ्रू आउट द कंट्री इन द 25 फरवरी 2021। ये आपका 25 फरवरी 2021 को किया जाएगा। और ये जिस संस्था के द्वारा आयोजित किया जा रहा है उसका नाम मैं बता देता हूँ। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग RKA कहा जाता है। A high powered permanent body has been constituted by the government of India for the conservation, preservation and protection and the development of the cow and their progenies and for the giving the directions and the cattle development programs। मतलब कि ये आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक परमानेंट बॉडी है और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंस्टिट्यूटेड होती है। और इसका काम क्या है कि इंडिया के अंतर्गत पाए जाने वाले जो भी आपके गाय हैं उनके कंजर्वेशन और उनके प्रिवेंशन, उनको प्रोटेक्ट करे और आपका गायों को डेवलपमेंट के लिए भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, और उसका अवेयरनेस जो है आपका लोगों तक फैलाने के लिए ये आपका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका, उसको भी समझ लेते हैं। है तो 2-3 दिन पुराने न्यूज, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। पहला है कि रेल मंत्रालय ने रेलवे की माल ढुलाई को व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो आपका फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल का एक नया विशेष पोर्टल लॉन्च किया है। और मैंने आपको बताया है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है आपका, जैसे वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, तो वो कौन करा रहा है? वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, जो कि केवल माल गाड़ियों को विशेष आवाजाही के लिए लगभग 3,342 किलोमीटर का पूर्वी और पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो इसको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो उसके द्वारा, जो कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी उद्यम है, उसके द्वारा इसको किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो फ्रेट कॉरिडोर के बारे में जितने भी आपके समाचार थे उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अगला है कि हाल ही में साधु कोठारी नाम का एक यक्षगान कलाकार मंच पर प्रदर्शन करते हुए उसका निधन हो गया। इसलिए आपका ये चर्चा में है कि यक्षगान है क्या। ठीक है, तो यक्षगान के बारे में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि यक्षगान कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मतलब कर्नाटक के क्षेत्र में थोड़ा सा केरला भी टच करता है। तो कर्नाटक में यह परंपरागत 800 साल पुराना आपका ये लोक नृत्य है, कह सकते हैं। सो यक्षगान का अर्थ होता है यक्ष के गीत। इनमें संगीत की अपनी एक अलग शैली होती है, जो कि भारतीय शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत शैली से थोड़ा सा अलग होती है। इसलिए भी आपका ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका लोकगीतों पे विशेष तौर पे सांस्कृतिक आर्ट एंड कल्चर जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो समय समय पर उस पर ध्यान देता रहता है। सो यक्षगान की कई समानांतर शैलियां हैं जो कि आपका आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। आमतौर पर इसकी जो कथाएं हैं आपका कन्नड़ में सुनाई जाती है। मतलब ये एक कथानक के तौर पे यहाँ पे काम करता है। इसके अलावा मलयालम हो गया, तुलु हो गया। तुलु क्या है? दक्षिण कर्नाटक की एक बोली है, भाषा का छोटा सा पार्ट बोली होती है, उसमें इसका वर्णन किया जाता है। अब उसके बाद एक अगला जो न्यूज है वो है आपका कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध जो है उस पर एक 600 मेगावाट वाली विश्व की पहली फ्लोटिंग सोलर एनर्जी जो परियोजना है वो 2022-2023 तक सोलर ऊर्जा का उत्पादन शुरू कर देगी। इस परियोजना पर काम चल रहा है और इस परियोजना के लिए जो आपका अनुमानित निवेश है, जो लागत है, वो आपका 3,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक हो गया, मतलब IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो गया जो कि एक PSU है, ने इन सभी ने मिल करके आपका यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है, मतलब पैसे लगा रही है। इस परियोजना के तहत बांध में सोलर पैनल लगा करके लगभग 2000 हेक्टेयर तक जल क्षेत्र में बिजली का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाला भी आपको न्यूज समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही। और इसी तरह के करंट अफेयर के न्यूज देखने के लिए डेली आपका हमारे चैनल पे आ जाता है। आप प्लेलिस्ट में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।